हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लक्ष्य 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। परीक्षा मंथन की जो लेटेस्ट बुक है, एग्ज़ाम के पहले यही लेटेस्ट बुक है और इसी को हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इश्यूज़। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे। तो राष्ट्रीय मुद्दों में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें कवर करने, एक बार मैं वो देख लेती हूँ। उसके बाद फिर हम वन बाय वन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, राम मंदिर, सीमा समायोजन कर, एक देश एक परीक्षा, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक राष्ट्र एक मतदान पहचान पत्र, प्रज्ञाता दिशा निर्देश, आत्मनिर्भर भारत अभियान, लड़ाकू विमान राफेल, ड्रोन परिचालन दिशा निर्देश, नागरिकता संशोधन कानून, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक, सतत विकास रिपोर्ट 2020, सूचना जोखिम सूचकांक 2020, जेएलएल द्वारा जारी GRETI 2020 इंडेक्स में भारत को मिला 34th प्लेस। ठीक है, 34वां स्थान मिला है भारत को GRETI 2020 के इंडेक्स में। ये सारी चीज़ें हम अभी वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सब टॉपिक से एक बार मैं अवगत करा देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आगे हमें कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, रेलवे का निजीकरण, मोपला विद्रोह, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़ सेंटर, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च। नेक्स्ट हमारा है सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, नागर शैली और राष्ट्रीय टिप्पणियाँ। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है। फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। ठीक है, तो देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। तो देखिए 20 अगस्त 2020 को, कब 20 अगस्त 2020 को ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का 5वां संस्करण, ठीक है, ये कौन सा था, 5वां संस्करण जो है उसके परिणामों की घोषणा की गई। और किसने किया, पीएम ने जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका 5वां जो संस्करण है उसके परिणामों की घोषणा की। तो एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, 5वां संस्करण याद रखिएगा, 5th संस्करण, ये 5वां संस्करण है किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2020 का। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंदौर जो है वो सबसे साफ जो है, चौथी बार 4th टाइम इंदौर सबसे साफ जो है शहर के रूप में सामने आया है। देखिए बुक में क्या है कि इसमें जो नोट्स बना के करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन नोट्स बनाने के बाद वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, आप बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये इनिशिएटिव, अदरवाइज मैं बुक से ही करा दूंगी, कोई जो है इसमें जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। ठीक है, तो इंदौर सबसे साफ जो है 4th टाइम सबसे जो है साफ शहर बन के सामने आया। ठीक है ना, 4th टाइम। ये कौन सा जो है संस्करण है, ये 5वां संस्करण है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का। उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, देखिए नागरिक भागीदारी। ठीक है, नागरिक की भागीदारी मतलब जो नागरिक है उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, कस्बों और शहरों को रहने योग्य बनाना। ठीक है, बेहतर एक स्थान बनाना कस्बों और शहरों को, और जागरूकता जो लोगों के जो है अंदर एक जागरूकता पैदा करना। ठीक है, कि जो है स्वच्छता के प्रति, सैनिटेशन के प्रति एक जागरूकता हो। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो जो हम रैंकिंग निकालते हैं, जैसे इंदौर आ गया तो उसके जो है 2nd, 3rd, 4th, 10th, तो ऐसे ही जितनी रैंकर्स जो है स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिनमें ज़्यादा स्टेट जो है ज़्यादा सिटीज़ आई हैं इस रैंकिंग के अंदर, तो उनके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग आती है कि हम भी एक बेटर वे में हम आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये उद्देश्य क्या है, नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करना, कस्बों और शहरों को रहने योग्य बनाना, जो इंडिविजुअल है उनके अंदर जागरूकता जो है पैदा करना, और आपकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रयाग के अंदर। ठीक है, तो यूपी का जो प्रयाग है वो 20वें नंबर पे है, याद रखिएगा, प्रयाग जो है वो 20वें नंबर पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रयाग का कौन सा स्थान है, 20वां नंबर है ये। ठीक है, 2016 की शुरुआत में जो एक स्वच्छ निगरानी उपकरण के तहत जो है इसका स्टार्टिंग कब होता, 2016 में इस जो वार्षिक सर्वेक्षण है स्वच्छता सर्वेक्षण, इसकी शुरुआत एक स्वच्छ निगरानी उपकरण के रूप में की गई थी। ठीक है, अब जो है ये सैनिटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कि स्वच्छता और
संस्थायन, ठीक है, स्वच्छता तो करनी है और साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनको हेल्प करेंगी लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, लोगों को जो है ज़्यादा अवेयर करने के लिए, सैनिटेशन के लिए, ठीक है। तो पहले स्वच्छता निगरानी के तहत सामने आया था, अब जो है सैनिटेशन और जो संस्थायन है दोनों ही मिलके काम कर रही हैं। तो देखिए इसमें कुछ रैंकिंग से देख लेते हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ठीक है, ऐसे शहर जिनकी संख्या 10 जो है आबादी जिनकी 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें जो शहर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर है वो 10 लाख में पहला जो है स्थान है, 10 लाख में सबसे ज़्यादा साफ इंदौर है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है प्लेस है इंदौर का, सेकेंड है सूरत, थर्ड है नवी मुंबई, फोर्थ है विजयवाड़ा और MPPCs के लिए मैंने जो है भोपाल डाला है, जो है अंडर 10 में 7वां नंबर जो है भोपाल का है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहला नंबर पे इंदौर है तो पता ही है, साथ में दूसरा तीसरा चौथा सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा, ठीक है, किसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 5वां संस्करण है ये। इंदौर पहले नंबर पे, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा, 7वें नंबर पे भोपाल है। अब ये बात थी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की, अब हम बात करेंगे 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, 1 से 10 लाख, ठीक है, 1 से 10 लाख के बीच में जिनकी आबादी है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया है। तो देखिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे, अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में, उसका पहला स्थान है, ठीक है। फिर मैसूर है, मैसूर कहाँ पे, कर्नाटका में, फिर नई दिल्ली है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है चंद्रपुर महाराष्ट्र में है और फिर खरगोन जो MP में है। तो इंदौर हमारा 10 लाख से अधिक वाले में फर्स्ट पे था और अंबिकापुर हमारा 1 से 10 लाख में, यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले में अंबिकापुर फर्स्ट पे है। तो सेकेंड पे कौन है, मैसूर है, थर्ड पे नई दिल्ली, NDMC और जो चौथे स्थान पे चंद्रपुर है और 5वें पे खरगोन है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य, 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ शहर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, 100 से ज़्यादा जहाँ शहर है उसमें सबसे साफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और अगर हम देखें आगे तो 100 से कम जो है 100 से कम शहरों वाले राज्य की बात करें तो फर्स्ट हमारा झारखंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 100 से ज़्यादा जो शहर हैं जिस स्टेट में उसमें सबसे साफ जो है छत्तीसगढ़ को माना गया है और 100 से कम जो है, ठीक है, जिस स्टेट में 100 से कम शहर है वहाँ पे झारखंड को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में जगह दिया गया है, ठीक है। और सबसे कम वाले में झारखंड है, दूसरे में हरियाणा है, तीसरे में उत्तराखंड है, चौथे में सिक्किम है, 5वें में असम है और छठे में हिमाचल प्रदेश है। तो इतना नहीं जाना है आपको, आप जो है 100 से कम वाले में बस इतना ध्यान रखिएगा, 100 से ज़्यादा वाले में तो छत्तीसगढ़ है, 100 से कम वाले में झारखंड है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हरियाणा है और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है, ठीक है। सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है, सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया कौन सा है, तो देखिए कैंटोनमेंट एरिया में जालंधर कैंट है वो सबसे साफ है, ठीक है, जालंधर कैंट सबसे साफ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है गंगा नदी के तट पर सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो देखिए गंगा नदी के तट पर सबसे स्वच्छ वाराणसी है, उसके बाद फिर है कानपुर। हालांकि कानपुर में बहुत ही ज़्यादा जो है सैनिटेशन की तो जो है अभी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे स्थिति जो है बहुत सही नहीं है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी के तट की बात कर रहे हैं तो जो है कोस्ट पे गंगा की जो है नदी के तट पे जो कौन कौन से जो शहर जो सबसे साफ हैं, तो पहला है वाराणसी, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है प्रयागराज और 5वां है हरिद्वार, ठीक है। तो वाराणसी पहले नंबर पे है, कानपुर दूसरे नंबर पे है, मुंगेर तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे प्रयागराज है और हरिद्वार जो है आपका 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज, तो सबसे अर्बन लोकल बॉडीज में जिसमें 100 से अधिक शहरी जो है स्थानीय निकायों में सबसे पहला नंबर छत्तीसगढ़ का है, दूसरा है महाराष्ट्र का और तीसरा MP, ठीक है। ULBs में सबसे पहला है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ कहीं और था, कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ 100 से अधिक आबादी वाला, देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़ 100 से अधिक आबादी वाले में भी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे था और 100 से कम जो है 100 से कम शहरों वाले राज्य में झारखंड था, ठीक है। तो यहीं पे जो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय है ULBs है उसमें छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे MP। ये कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, मैं समझती हूँ ये कंफ्यूजिंग है, आप एक बार इसको फिर से रिवीजन करिएगा, 2-3 बार पर अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, ठीक है, यूपी के लिए क्या जो है
क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए यूपी में 20 अगस्त 2020 को 19 अवार्ड्स जीत के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। 19 अवार्ड यूपी ने जीते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली जो स्टेट पीसीएस के ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यूपी ने कितने अवार्ड जीते स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो 19 अवार्ड जीत के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 12 शहरों को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। 12 शहर में से 10 तो जो है सिटीज और उसमें से 2 जो है वो नगर निगम है, ठीक है। 2 जो है 12 में से 2 नगर निगम है। तो 2 नगर निगम कौन से हैं? वाराणसी और शाहजहांपुर। कौन से हैं? वाराणसी और शाहजहांपुर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए अगर हम जो है यूपी की बात करें तो जिला हमारा जो लखनऊ है वो देश में उसकी रैंकिंग है 12वीं, ठीक है। जो है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लखनऊ की रैंकिंग अगर हम देश की बात करें नेशन में तो वो 12वें नंबर पे है और यूपी में पहले नंबर पे है। आगरा जो है देश में 16वें नंबर पे है, यूपी में दूसरे नंबर पे है। गाजियाबाद देश में 19वें नंबर पे है, यूपी में तीसरे नंबर पे है। प्रयागराज देश में 20वें नंबर पे है और यूपी में चौथे नंबर पे है। कानपुर देश में 25वें नंबर पे और यूपी में 5वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा जो देश में जो रैंकिंग है लखनऊ उसमें 12वें नंबर पे है, आगरा 16वें नंबर पे है, गाजियाबाद 19वें नंबर पे है, प्रयागराज 20वें नंबर पे है और कानपुर जो है आपका 25वें नंबर पे है। तो आपको माइंड में एक मैप बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप ही वो चीज़ लर्न हो जाएगी। जैसे लखनऊ कहाँ पे है, तो देखिए लखनऊ जो है आपका ईस्टर्न साइड से हम आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ 12वें पे है, फिर हम आगे जाएंगे तो आगरा आपका 16वें पे है और आगरा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद आपका 19वें नंबर पे है और इसके बाद फिर हम टर्न होके प्रयागराज आ जाते हैं तो वो 20वें नंबर पे है और इसके बाद फिर हम जो है लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो वो 25वें नंबर पे, यानी कि लखनऊ से शुरू हो रहा है और कानपुर जो है 25वें नंबर पे, लखनऊ 12वें नंबर पे है, ठीक है। आप कोई और ट्रिक लगा के अपने माइंड में ये चीज़ बैठा सकते हैं और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लखनऊ 12वें नंबर पे, आगरा 16वें और गाजियाबाद 19th, प्रयागराज 20th और कानपुर 25th, ठीक है। लखनऊ का जो है यूपी में जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है, आगरा सेकंड है, गाजियाबाद थर्ड है, प्रयागराज फोर्थ है एंड कानपुर इज 5th, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब राम मंदिर पे आते हैं, ठीक है। राम मंदिर का क्या जो है इशू है उसको देखते हैं। तो देखिए अगस्त 2020 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2020 में कौन सी अभिजीत मुहूर्त, एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन भी किया और आधारशिला भी रखी, ठीक है। किसने? हमारे पीएम ने भूमि पूजन भी किया और आधारशिला भी रखी। एक ट्रस्ट का गठन किया गया है जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और इस ट्रस्ट में जो है 15 मेंबर्स होंगे। कितने? 15 मेंबर होंगे। 15 मेंबर में से जो एक मेंबर होंगे उनका अनिवार्य रूप से दलित जाति का होना बहुत ही जरूरी है। वो दलित जाति का एक मेंबर होना ही चाहिए ट्रस्ट में, ठीक है। तो ट्रस्ट में कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स। ट्रस्ट का क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया था कि मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कब? 9 नवंबर 2019 को कि एक जो है मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाए, ठीक है। अब ट्रस्ट को जो है अब देखते हैं, जैसे जो ट्रस्ट हमारी मंदिर के निर्माण की लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। कितनी? 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की गई। 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, ठीक है। ट्रस्ट जो है क्रियाकलाप उद्देश्य में, अब ट्रस्ट की क्या पावर्स है देख लेते हैं। ट्रस्ट जो है जो भी एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। उद्देश्य में परिवर्तन का भी अधिकार ट्रस्ट को है, लेकिन ट्रस्ट को किसका अधिकार नहीं है? ट्रस्ट की मौजूदा जो संरचना है उसको जो है चेंज करने का अधिकार नहीं कि 15 मेंबर्स हैं उसको हम किस में ऐड कर दें या दलित जाति है तो उनको हटा दें हम, ये सब अधिकार ट्रस्ट को नहीं है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये जो है स्टेटमेंट दे के आ जाएगा कि ट्रस्ट की मौजूदा जो संरचना है उसमें चेंज करने का अधिकार ट्रस्ट को है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्रियाकलापों का उद्देश्य में परिवर्तन का अधिकार है, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का होना भी कंपलसरी है, तो एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा इशू था। ये जो है आपका लक्ष्य 2 में भी है, ठीक है, लक्ष्य 3 में भी है, आप उसको वहां से वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल में है और यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीमा समायोजन कर। तो क्या है ये सीमा समायोजन कर? देखना है। देखिए जून 2020 में नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग ने क्या किया कि घरेलू उद्योगों के संरक्षण और एक समान स्तर जो है प्रदान करने के लिए
एक समर्थन किया कि सीमा समायोजन कर होना चाहिए। तो ये किसने समर्थन किया? नीति आयोग ने किया। घरेलू उद्योगों के संरक्षण, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो अभी अभी जो है ग्रोथ के फेज में आ रही हैं, अभी स्टैब्लिश हो रही हैं, तो उनको जो उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, और एक समान स्तर प्रदान करने के लिए इन्होंने सीमा समायोजन कर के लिए जो है क्या कहा कि उसको सपोर्ट किया कि होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सीमा समायोजन कर को बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहते हैं, BAT बैट कहते हैं। ठीक है, क्या है? बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बैट। ठीक है, उसका समर्थन नीति आयोग ने किया। ठीक है, अब ये सब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यूएस और चाइना का जो उनके बीच में जो तनाव है व्यापार को लेके, ठीक है, एक ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर मतलब समझते हैं, एक तो वॉर है कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रही है। ट्रेड वॉर मतलब क्या हो रहा है कि उनकी चीज़ें वो बैन कर रहे हैं, उनकी चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल बैन हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। इवन यहाँ तक की बात हो जा रही है कि उनकी टेरिटरी में जो हमारे जो कंपनीज थी जो ऑपरेट कर रही थी, जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो है बिजनेस टाइकून्स थे, उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके का ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस चाइना में। और ये जो है एक तरीके का अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद भी जो ट्रेड वॉर है यूएस चाइना का, वो जो है कंटिन्यू हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए बैट हमने देखा था, बैट यहाँ पे देख लीजिए, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीमा समायोजन कर। तो पहले देखते हैं सीमा समायोजन कर है क्या। देखिए ये है कि बाहर से कोई भी चीज़ आयात हो रही है, बाहर से आयातित सामान पर बंदरगाह पर, ठीक है, बंदरगाह पर एक टैक्स लगता है, लेवी टैक्स। लेवी टैक्स के अलावा भी टैक्स लगता है जिसको कहते हैं सीमा समायोजन कर या फिर बैट, BAT बैट या सीमा समायोजन कर। ठीक है, सॉरी। देखिए कर के गंतव्य सिद्धांत पे, यानी कि जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे वो टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि डेस्टिनेशन जो है प्लेस पे लगता है। डेस्टिनेशन प्लेस मतलब जैसे मैंने एक पेंसिल बनाया, ठीक है, पेंसिल बना इंडिया में, ठीक है, इंडिया की कंपनी में बना, और उसको हम जो है जापान में या फिर उसको हम किसी भी कंट्री में, जर्मनी में, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पेंसिल पे अगर बैट लगना हो, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगना हो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सीमा समायोजन कर लगना हो, तो वो जर्मनी या जापान में लगेगा जहाँ पे वो पेन एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये गंतव्य स्थान पे लगता है। ये लेवी शुल्क के अलावा एक अलग टैक्स होता है जो गंतव्य स्थान पे लगेगा। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों पे लगता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवाएं हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका है एक देश एक परीक्षा, 1 नेशन 1 एग्जाम। ठीक है, क्या है 1 नेशन 1 एग्जाम? तो अभी ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में कुछ और देखा था, जो है वोटर के लिए देखा था हमने, राशन के लिए भी देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की थी। ठीक है ना, एक बार आप अगर संक्षिप्त में बता देंगे तो वो चीज़ें जो है क्या हो जाएंगी, आपकी मेमोरी पावर में रहेंगी। वो आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जो है करते रहते हैं, या फिर आप जो है अपने नोटबुक में ही लिख के एक बार देख लीजिए कि हमने इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें और की थी। ठीक है, तो सब चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में रहेंगी तो आपके लिए भी वो चीज़ इजी रहेगी, आप रिकग्नाइज इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एक देश एक परीक्षा, 1 नेशन 1 एग्जाम, 1 नेशन 1 एग्जाम। ठीक है, क्या है ये 1 नेशन 1 एग्जाम? देखते हैं। देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ये। ठीक है, एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो देखिए 19 अगस्त 2020 में, कब? 19 अगस्त 2020 में PM, हमारे जो PM है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है क्या किया है, सेंट्रल कैबिनेट की नौकरियों के लिए, किसके लिए? सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सॉरी यहाँ पे कैबिनेट लिखा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जॉब्स के लिए क्या किया है, मंत्रिमंडल के सलाह से PM और सेंट्रल कैबिनेट दोनों ही जो है साथ में उन्होंने एक जो है निर्णय लिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरीज हैं उनके लिए जो है एक भर्ती की प्रक्रिया में सुधार लाने की कोशिश की है कि उनकी भर्ती किस तरीके से किस प्रक्रिया के तहत की जानी है। तो वो सुधार लाने की कोशिश की है जिसके लिए एक जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की बात की गई। किसके लिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उनकी भर्ती में सुधार लाने के लिए, सरकारी जो है केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक जो है सेंट्रल आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की जो है निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा
कि जो हमारी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो बी और सी यानी कि जो क्लास बी और सी कैटेगरी की जॉब्स हैं, जो गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, उनके पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेगी। कॉमन मतलब सबके लिए, ऐसा टेस्ट जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है। तो क्या करेगी, बी और सी जॉब की जो है रिलेटेड, उससे जो रिलेटेड जॉब्स हैं, जो नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, उनके लिए जो है नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान योग्यता परीक्षा का जो है आयोजन करेगा। और वो क्या होगा, देखिए उससे क्या होगा कि इसमें जैसे SSC की जॉब्स हैं, ठीक है, आरंभ में स्टार्टिंग में जो NRA है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, वो CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी के तहत SSC, RRB, IBPS, ठीक है, इन सारी जो है आपकी परीक्षाओं को का जो है क्या करेंगे, उनको उनका एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, और एक कॉमन एग्जाम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको SSC का एग्जाम देना है तो SSC के लिए आपको अलग एग्जाम देना है, RRB के लिए अलग एग्जाम देना है और IBPS के अलग एग्जाम, ऐसा नहीं होगा, सारे के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होगा। तो देखिए बाद में जो है इसको और परीक्षाओं को शामिल किया जा सकता है, इसमें अभी टेस्टिंग फेज में रहेगा। तो जो है स्टार्टिंग में ये SSC, RRB और IBPS की जॉब्स को की परीक्षाओं को एक साथ कराया जाएगा, एक ही जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और बाद में इसको अन्य परीक्षाएं इसमें शामिल कर दी जाएंगी। अब देखिए ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको बोलेंगे हिंदी में सामान्य कर्मचारी चयन, ठीक है, सामान्य कर्मचारी नहीं, इसको बोलेंगे सामान्य योग्यता परीक्षण, ठीक है। सामान्य योग्यता परीक्षण को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया, यानी कि अगर आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया तो आप SSC, RRB और IBPS के लिए वैलिड हो गए 3 साल के लिए। कोई भी पोस्ट आती है, आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लिए तो आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब समझिए कि ये चीज़ जो NRA है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी जो है आपकी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब होता है सामान्य योग्यता परीक्षा, ये क्यों लाई गई। तो देखिए पहली बात तो ये कि विभिन्न परीक्षाओं के में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी, ठीक है, बाध्यता नहीं होगी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड बैकग्राउंड से हैं, या फिर ऐसे भी क्या होता है कि एक बार हमने जॉब जो है कोई फॉर्म डाला तो एक बार जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार 15,000 का फॉर्म भर दिया, फिर 1,000 का फॉर्म भरते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, तो अलग अलग चार्जेस होते हैं हर जो है एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग, तो अलग अलग शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा, एक बार ही फॉर्म भरेंगे, एक बार के लिए 3 साल के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, उनको बार बार जो है नहीं फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लंबी दूरी का ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, एक बार उन्होंने फॉर्म दिया 3 साल के लिए एलिजिबल है, बार बार एग्जाम देने के लिए उनको बहुत दूर तक ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका जो आर्थिक बोझ है वो जो है रिलीज होगा, जो बोझ है वो उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रैवल भी नहीं करना है उनको, तो इसका मतलब है कि सेंटर उनके आसपास हो कहीं, तो नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी या राष्ट्रीय जो भर्ती एजेंसी है वो प्रत्येक जिले में परीक्षा जो है सेंटर को स्थापित कर देगी, परीक्षा केंद्र स्थापित कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कवर, ठीक है, ये टॉपिक पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग ऑफ नीति आयोग। देखते हैं इसको, देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो पहले देख लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते क्या हैं, आकांक्षी जिला होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आकांक्षी जिला वो होता है जो जैसे आपका अल्प विकसित जिला आप समझ लीजिए, जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनको टारगेट किया गया है कि इनके अंदर कुछ सुधार लाना, इनको डेवलप करना, ऐसे जिले आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसमें शुरुआत में ये PM ने 5 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की थी। कब किया था, 5 जनवरी 2018 को, और ये जो है नीति आयोग की एक योजना है। इसमें जो है 112 जिले, ठीक है, जिसकी सामाजिक जो हालत है, 112 जिलों की सामाजिक हालत जो कि उसके आंकड़े जो है एकत्रित किए जाने थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिलों में तेजी से बदलाव, ठीक है, जो जितने भी जिले थे, आकांक्षी जितने जिले थे, एस्पिरेशनल जितने डिस्ट्रिक्ट थे, उनकी जो प्रगति थी वो बहुत स्लो थी, उसमें तेजी से बदलाव लाने की जरूरत थी। अल्प विकसित है इसलिए उनको डेवलपमेंट के लाइन पे ले आके खड़ा करना था, और असंतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है, वहाँ पे क्षेत्रीय विकास बहुत असंतुलित था, ठीक है, बहुत असंतुलित क्षेत्रीय विकास था, कहीं तो डेवलपमेंट आसपास में हुआ लेकिन वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। और इवन सोशली बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, सोशल नॉर्म्स इस तरीके के बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो है अगर हम देखें तो रीजनल लेवल पे यानी क्षेत्रीय लेवल पे बहुत ज़्यादा असंतुलन था, ठीक है। अब देखिए जो हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो
आकांक्षी डेल्टा जिलों की डेल्टा रैंकिंग, उसमें जो है हम रैंकिंग अब देखेंगे। 2020 में जो फर्स्ट है वो छत्तीसगढ़ का बीजापुर है, ठीक है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान मिलता है छत्तीसगढ़ के बीजापुर को, दूसरा मिलता है रिबोई मेघालय में है। तो पहला स्थान छत्तीसगढ़ के बीजापुर को, दूसरा स्थान रिबोई मेघालय और थर्ड है बहराइच यूपी। याद कर लीजिए बिल्कुल, फर्स्ट है छत्तीसगढ़ बीजापुर, सेकेंड है रिबोई मेघालय और थर्ड इज बहराइच यूपी, ठीक है। डेल्टा रैंकिंग में के 5 क्षेत्र होते हैं, 5 एरियाज को कवर करा। पहला स्वास्थ्य और पोषण, तो जो आकांक्षी जिले हैं उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण किस तरीके से है, ठीक है। जल संसाधन का क्या जो है वहाँ पे कोई विकास हुआ है या फिर उसी स्टेज में है जिस जहाँ से शुरू हुआ था। वित्तीय समेकन है कि नहीं, वित्तीय समेकन मतलब जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका जो बैंक तक पहुँच है या नहीं है, ठीक है, उसको जो है बैलेंस करना था। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, यूथ में स्किल डेवलपमेंट जो है करना था। और पांचवा जो है मूलभूत ढांचागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसी है उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये आपकी डेल्टा रैंकिंग है जिसके 5 क्षेत्र पे हम ध्यान देते हैं। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।